नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज एक बार फिर से देखते हैं कि अखबार में क्या कुछ खास है। यानी आज अखबार के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक क्या कुछ खबरें हैं। तो चलिए एक-एक करके अखबार का पन्ना पलटते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो अखबार का जब आप पहला जो पन्ना है वो जब खोलेंगे तो पहले पन्ने पर सबसे ऊपर आपको जो खबर दिखेगी वो है अमर ज्योति की। दरअसल अमर ज्योति पर सियासत तेज हो गई है। सरकार ने कहा है कि सिर्फ जगह बदली है, इस पर हंगामा नहीं मचना चाहिए। इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में समाहित हो गई, जिस पर विपक्ष भड़क गया। पीएम ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर अब नेताजी की मूर्ति लगेगी। दरअसल 50 साल से दिल्ली के इंडिया गेट की पहचान रही अमर जवान ज्योति शुक्रवार को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में समाहित कर दी गई। इंडिया गेट की से जो मशाल के ज़रिए ये लौ है 400 मीटर दूर वॉर मेमोरियल से ले जाई गई, जहां एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसे वॉर मेमोरियल की अमर जवान ज्योति में समाहित किया। जिसके बाद से कुछ लोग देश प्रेम बलिदान नहीं समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस जो नेता है उन्होंने निशाना साधा है सरकार पर, कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान के मायने नहीं समझ सकते। हम सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। ये लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इधर कुछ और भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं जिसको लेकर हम आप तक वो तमाम बयान पहुंचा रहे हैं। केंद्र ने कहा है अ, अपनी तरफ से कि वॉर मेमोरियल में सभी शहीद सैनिकों के नाम दर्ज हैं, वहाँ ज्योति जलाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो लगातार अब इस पर सियासत तेज है। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की भव्य मूर्ति लगेगी। ये इंडिया गेट के सामने उस मंडप में लगेगी जहां 60 के दशक में कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा होती थी। तो अभी इस पर राजनीति छिड़ी हुई है और बीच में चुनाव। पहले ही पन्ने पर एक और खबर है। अपर्णा यादव जैसे ही बीजेपी में शामिल हुई, उन्होंने मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपर्णा यादव ससुर और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने पहुंची। शाम को इनकी मुलाकात हुई। इसी दौरान एक और खबर है पहले ही पन्ने पर, सीएम के चेहरे पर प्रियंका बोली कोई दूसरा नजर आ रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा से शुक्रवार को पूछा गया कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन है। इस पर प्रियंका ने उल्टा सवाल दाग दिया, कहा क्या आपको कोई दूसरा चेहरा नजर आता है। तो अभी लगातार जो सियासत है वो चल रही है। ठीक नीचे एक और खबर है कि देश विरोधी 35 यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। पाक से ये चैनल चल रहे थे। चीन ने किडनैपिंग को घुसपैठ बताया है। ये एक खबर है पहले ही पन्ने पर। चीन ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार दिया और कहा है कि वहां से 17 साल की भारतीय किशोर को अगवा किए जाने के मामले को अवैध घुसपैठ बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सेना ऐसे मामलों में कानून के तहत काम करती है। एक बार फिर से इससे पहले वाली खबर पर जाते हैं। देश विरोधी 35 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए। पाक से ये चैनल चल रहे थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान से भारत विरोधी प्रचार में जुटे 35 यूट्यूब चैनल्स और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट को भी ब्लॉक करने को कहा गया है। मंत्रालय की ओर से ब्लॉक किए गए इन चैनल्स पर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। एक और खबर पहले पन्ने की, क्लब हाउस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अश्लील चैट, 3 गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई पुलिस ने हरियाणा से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ मिलिंद भरम्बे ने माफ कीजिएगा, शुक्रवार को कहा है कि आरोपी को करनाल से गिरफ्तार किया गया है। उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अ, ये है पहले पन्ने की खबर। अब चलते हैं सीधे दूसरा, तीसरा और चौथा पन्ना। चौथे पन्ने पर खबर अमर ज्योति से ही संबंधित की 71
के योद्धाओं का सवाल है, क्यों नहीं दोनों मशालें जल सकती हैं? अमर ज्योति जवान की लौ अब वॉर मेमोरियल में जलेंगी। 26 जनवरी 1972 से लगातार इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर मशाल जो थी, वो जल रही थी। अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही है। तो इसको लेकर बहुत सारे एंगल्स हैं, आप इसे पढ़िएगा चौथे पन्ने पर। इसमें जो एनबीटी की तरफ से एक बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है कि क्या फ़र्क है इंडिया गेट की अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल की ज्योति में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इससे आपका इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगा और आपको पूरा ये मामला समझ में आएगा, जिसमें कि इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति क्या है, कहाँ विलय की गई अमर जवान ज्योति, क्या है नेशनल वॉर मेमोरियल में, सरकार क्या कहती है, किस बात का विरोध हो रहा है। तो आप ये चौथे पन्ने पर पढ़ सकते हैं। चौथे पन्ने पर एक और खबर है, कोरोना से पैदा आर्थिक संकट से उबरने पर होगा दिल्ली के बजट का फोकस। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ बैठक करके तैयारियों की समीक्षा की है और दिल्ली का जो आने वाला बजट है वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने की पुष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब देख लेते हैं पांचवा पन्ना। पांचवें पन्ने में है, सीएम के प्रस्ताव को एलजी ने ठुकराया है, कर्फ्यू जारी रहेगा। प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ अब कामकाज शुरू हो सकेगा। एलजी के फैसले पर दिल्ली सरकार ने सवाल उठाए। दरअसल दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी किया और कहा कि उपराज्यपाल की ओर से व्यापारियों को ऑड इवन खत्म करने की मांग को ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में कोरोना के केस तेज गति से कम हो रहे हैं। नोएडा और गुरुग्राम में जब सभी बाजार खुले हैं तो दिल्ली के व्यापारियों के साथ केंद्र सरकार ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? तो आपने बीजेपी पर निशाना साधा है और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, ऐसी बात कही है। दिल्ली में इस हफ्ते यानी शनिवार रविवार की वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। साथ ही अभी नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। हालांकि डीडीएमए ने प्राइवेट दफ्तरों में 50% की क्षमता के साथ कामकाज करने की सशर्त इजाजत दी है। तो कुछ ये खबरें हैं। अगर ऑड इवन जारी होता है तो वीकेंड कर्फ्यू की ज़रूरत क्या है? व्यापारी क्या कहते हैं? कारोबारी क्या कहते हैं? इस पर ये भी पढ़िएगा अखबार के 5वें पन्ने में ये खबर है। दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए हैं। 38 मरीजों की मौत हो गई है। स्कूल खोलने के बारे में फरवरी में अब फैसला होगा। थोड़ा और आप अखबार के नीचे जाते हैं 5वें पन्ने पर तो एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 63% लोग चाहते हैं कि अभी नहीं देनी चाहिए पाबंदियों में ढील। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कोविड की पाबंदियों को हटाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सर्वे में 66% पुरुष और 34% महिलाएं शामिल हुई, जिनका कहना है कि 63% लोगों का कहना है कि अभी पाबंदियों में ढील नहीं होनी चाहिए। रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले अब खाली बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, बहुत जगहों पर पाबंदियां हैं जिससे उनका रोजगार इफेक्ट हो रहा है। काम चुनने के बाद अब कोई जो है वो दुकानों में छोटे मोटे काम कर रहे हैं। 50% क्षमता के साथ जिस तरीके से जिम एसोसिएशन ने कहा है कि जिम खुल सकते हैं, ये भी आज की एक बड़ी खबर है। दिल्ली में फिटनेस बिजनेस को बचा पाएंगे या नहीं, इस पर भी बड़ा अहम सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना काल में भी चाहे 2020 की बात हो, 2021 की बात हो या 22 की बात हो, अर्थव्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं और उससे कोप अप करने की कोशिश सरकारें करती रही हैं। छठे पन्ने पर भी बहुत सारी खबरें हैं। सैलरी दिए बिना नौकरी से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की, 15% तक वो जल गया है। आत्मदाह की कोशिश करने वाला शख्स नोएडा के एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक और खबर है, लर्निंग लाइसेंस की वैधता जो है वो 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ये है छठे पन्ने के सबसे ऊपर ये खबर दी गई है। इधर मौसम से संबंधित एक खबर है। आज और कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम यानी अभी खराब रहने वाला है।
तो ये सारी खबरें हैं छठे पन्ने की, आप देख सकते हैं। अम अब आम आदमी पार्टी की अगर बात कर लें तो स्कूलों के बाद अब स्टेडियम एमसीडी बेच रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है। बीजेपी पर एमसीडी के स्टेडियम को बेचने का आरोप लग रहा है। आपके मुख्य जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की बीजेपी अब एमसीडी के 6 स्टेडियम प्राइवेट हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है। तो लगातार चुनाव को लेते हुए भी ध्यान में रखते हुए जो विपक्ष है अ, केंद्र की पर निशाना साध रहा है। अब दिल्ली में जो सरकार है वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधती हुई भी नज़र आ रही है। इधर 7वां पन्ने में सबसे ऊपर कोई खबर है, डॉगी ने किया ज़ख्मी तो दादी ने पोते पर कराई एफआईआर। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। वेस्ट विनोद नगर की घटना है, हथेली से कोहनी तक काटा है। पोते को कई बार समझाया था कि खतरनाक डॉगी को घर में रखना ठीक नहीं है। तो ये खबर है। दरअसल पीड़िता है शीला रानी, 65 साल की, वेस्ट विनोद में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में होने से बेटे-पोते भी साथ रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया है कि करीब 6 महीने पहले उनका पोता एक डॉगी पालने के लिए घर पर उसे ले आया, जिसका नाम रैम्बो रखा। इस दौरान रैम्बो ने परिवार के कई मेंबर्स को काट लिया। लिहाजा उन्होंने बुजुर्ग होने के नाते पोते को समझाया कि डॉगी खतरनाक है। पोते ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद अनसुना कर दिया। दादी का आरोप है कि 13 जनवरी की सुबह साढ़े 9 बजे पोते ने रैम्बो को घर में खुला छोड़ दिया। वो दौड़कर दादी की तरफ आया और उनके हाथ और कोहनी को काट लिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तो ये 7वें पन्ने की खबर थी और एक बार 8वां पन्ना देख लेते हैं। एनडीटी की खबर से जेल कर्मियों में हड़कंप मचा है। एफआईआर के डर से जेल मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अफसरों को बचाने के लिए कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है। जेल से करोड़ों की वसूली कांड में 80 अफसरों और कर्मचारियों पर एफआईआर की खबर पढ़कर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को एनबीटी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए खुलासा किया था। कल हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी। दिल्ली पुलिस 80 अफसरों और कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने जा रही है। साथ ही इन सभी 80 आरोपी कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड करने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा जा रहा है। तो ये खबर है। अ 8वें पन्ने की खबर थी ये। 9वें पन्ने में भी आप देख सकते हैं अखिलेश की चुनौती बढ़ा रहे हैं अपनों के सियासी सपने, किस तरीके से उनका जो परिवार है धीरे-धीरे करके टूटता जा रहा है। तो आप इस पूरे आर्टिकल को आसानी से पढ़ सकते हैं अखबार के 9वें पन्ने पर। इधर मुलायम के संधि को बीजेपी ने उतारा है, बाहरियों को इनाम मिल रहा है। कांग्रेस एसपी बीएसपी के बागियों को बीजेपी में चुनावी टिकट मिल रहा है। बीजेपी एक अलग गेम खेल रही है। हर वो मुमकिन कोशिशें चल रही हैं जिससे कि सरकार एक बार फिर से बनाई जा सके। और ये सबको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो दल-बदल की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती है। 9वें पन्ने पर एक खबर है, पर्रिकर के बेटे ने बीजेपी छोड़ दी है, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इनसे जुड़ी एक खबर हमने कल भी आपको बताई थी कि बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है ये, लेकिन अब जो खबर छन के आ रही है उसके मुताबिक अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब उत्पल पणजी सीट से चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। इसके साथ ही एक खबर है, बहु संघ कांग्रेस में हरक ने कहा है कि एंट्री बिना शर्त हुई है। तो हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने के बाद 5 दिन के बाद आखिरकार कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। हरक के साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस जॉइन किया है। तो कुछ इसी तरीके से और भी बहुत सारी खबरें हैं। आप आसानी से जाकर अखबार का जब एक-एक पन्ना पलटेंगे हाथ में 1 कप चाय के साथ, तो आपको जो तमाम खबरें हैं, वो मिल जाएँगी। और हम यही कोशिश करते रहे हैं कि आपको जो खबर है मिलती है हमारी तरफ से, हम जो खबर आप तक पहुँचाते हैं, वो एक भी खबर ना छूटे। 11वें पन्ने की खबर है, वो भी देख लीजिए। मकोका के रडार में आने से जैकलीन और नोरा बच गई हैं। रोहिणी जेल से ठगी पर मायावी जाल फैलाने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी एक्ट्रेस लीना मारिया समेत 11 के खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 के तहत चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये आरोप पत्र दिसंबर 2021 में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश की गई थी। सूत्रों का दावा है कि आर्थिक अपराध शाखा एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही पर भी मकोका लगाना चाहती थी।
तो दिल्ली की जेल में सुकेश क्यों है, ये भी आप पढ़ सकते हैं अखबार के 11वें पन्ने पर। तो ये रही आज की खबर अखबार की, जिससे ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी खबर थी जो पूरे दिन भर सुर्खियों में कल छाई रही और जिन पर आज भी अ, बहुत ज़्यादा नज़र रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप हमसे कुछ बातें साझा करना चाहते हैं, अपनी कोई स्थानीय खबर हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।